अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बच्चों में पाए जाने वाला एक कॉमन प्रॉब्लम ऑटिज्म, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि ये बच्चे सो नहीं सकते, इन बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं होती और इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम में फिजियोथेरेपी का एक बड़ा मेजर रोल है, जिसके लिए आज हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट ही मौजूद हैं, डॉक्टर आकिब। आइए इनसे जानते हैं ऑटिज्म क्या है, क्या ये क्योरेबल है या नहीं है, और इसका ट्रीटमेंट बाय फिजियोथेरेपी किस तरह मुमकिन है। वेलकम टू द शो डॉक्टर आकिब, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अप्लाई हियर एनी टाइम। अच्छा डॉक्टर आकिब, थोड़ा सा पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ऑटिज्म होता क्या है। ऑटिज्म बेसिकली, ऑटिज्म को ASD और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें जो अलामतें हमारे पास शो होती हैं बाय बर्थ, जो है ना बच्चा वो आई कोऑर्डिनेशन नहीं करता, उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो हाइपरफ्लेक्स मूवमेंट्स होती हैं उसकी, और हाइपर एक्टिव होता है वो, यानी वो हर काम में तेज़ होता है। तो इस तरह के बच्चों को हम ऑटिस्टिक बच्चे कहते हैं। अच्छा, आजकल सुन रहे हैं जैसे इनकी रेशो बढ़ती जा रही है, तो आजकल इसकी प्रेवलेंस पे बात की जाए तो कितने रेशो है? ऑटिज़म जो है ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ इसमें प्रेजेंट है, और जो कि पाकिस्तान में भी जो इसके केसेस हैं वो रेयरली हमें नज़र आते हैं। अब ऑटिज़म और बाकी जो आपके न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसकी कुछ अलामतें जिसकी बेसिस पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक है या इसको कोई और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं। इनको हम CP चाइल्ड से, डिले माइलस्टोन से और भी दीगर जो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों की कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनको ऑटिज़म में की कैटेगरी में उनको लेकर आते हैं। अदरवाइज जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जो दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, उसमें डिले स्पीच होता है कि बच्चा जो है वो 5 से 6 साल की उम्र तक वो बोल नहीं सकता। सिमिलरली ऑटिस्टिक बच्चे भी इसी तरह होते हैं, वो अपनी फील्ड में या अपने जो ये काम कर रहे हैं उसमें मगन रहते हैं। सोशल लाइफ से उनका इंटरेक्शन नहीं होता, वो जो काम कर रहे होते हैं वो उसी काम में मगन रहते हैं, आपसे आई कोऑर्डिनेशन नहीं करते, मूवमेंट्स उनकी जो होती हैं वो हाइपरफ्लेक्सिव मूवमेंट होती हैं उनकी, फास्टली मूवमेंट करते हैं वो। तो उनकी बुनियाद पे हम इसको ना ऑटिज़म कहते हैं। अच्छा, आपने हमें कुछ सिम्टम बताए कि जैसे दे आर हाईली फोकस्ड और थोड़े हाइपर होते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा कॉमन सिम्टम में आता है कि ये बच्चे सुन नहीं सकते या इनकी सुनने की समात बहुत कम होती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें जो ना ये एक मिथ्स बनी हुई है कि ये बच्चे सुन नहीं सकते। आया कि ये बच्चे इतने अपने काम में मगन रहते हैं, ये आपकी बात नहीं सुनते, ये वो बातें सुनते हैं जो इनकी पसंदीदा हैं, या वो बातें सुनते हैं जो इनके काम की हैं। ये जो बाकी सोशल लाइफ, जैसे मैंने पहले बात जिक्र किया कि ये सोशल लाइफ के साथ इतना इंटरेक्शन नहीं हो रहता इनका, तो ये अपनी बातें जो काम की बातें हैं ना, जैसे फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑटिस्टिक बच्चा देखा ही, तो उनके पेरेंट्स की ये शिकायत थी कि ये सुनता नहीं है हमारी बात ना, हम बुलाते हैं, उसका नाम है अब्दुल्ला, उसको बुलाते हैं, वो सुनता नहीं है। लेकिन वो आया कि यही था कि जब मैंने उसके फेवरेट कार्टून लगाए तो उसने दूसरे रूम से सुन लिया। इट मीन्स कि इनकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो आम लोगों से ज़्यादा है। ओके। बस ये फोकस जो होते हैं ना, वो अपने जो डिज़ायर्ड चीज़ उसने सुननी है ना, ये उस पर फोकस रखते हैं। दैट मीन दे सेट अ बाउंड्री, क्या अपनी डेफिनेटली दे सेट अ बाउंड्री, और उसी में ये मगन रहना चाहते हैं, सोशल लाइफ से ये दूर जाना चाहते हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर आकिब, अब जैसे आपने बात की कि थोड़ी सी इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो इसमें हम बड़ा मेजर रोल सुनते हैं फिजियोथेरेपी का, और इसके साथ साथ जैसे कहते हैं इसका एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है जिसमें डिफरेंट, तो कौन कौन से डोमेन्स के डॉक्टर्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए अगर किसी बच्चे के साथ, और फिजियोथेरेपी का इसमें क्या रोल है? बिल्कुल, देखा जाए ना सिर्फ फिजियोथेरेपी, ऑटिज़म एक ऐसी बीमारी है जिसमें मल्टीपल डोमेन के डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स, पीडियाट्रिक सर्जन्स, स्पीच थेरेपिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एंड वेरी मेनली साइकोलॉजिस्ट। इन सारे डॉक्टर्स का पैनल होता है जो कि इन बच्चों के साथ मौजूद होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट्स लेकर इन सारे डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, उनसे ओपिनियन लेनी चाहिए। अब ना ऑटिज़म में वैराइटीज़ ऑफ सिम्टम्स होती हैं, ये एरिया वाइज भी प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो USA में, कनाडा में, या वहाँ पर जो वेस्ट में ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो किसी और सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। स्पेक्ट्रम इसीलिए कहा जाता है कि इसमें वैराइटीज़ ऑफ सिम्टम्स हैं। कहीं पे जैसे पाकिस्तान में अगर हम ऑटिस्टिक बच्चे देखते हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं होती, आई कांटेक्ट नहीं होता, और दे आर हाइपरफ्लेक्स, उनकी मूवमेंट्स हाइपरफ्लेक्स होती हैं, उनकी मूवमेंट हाइपर एक्टिव होते हैं उनके मसल्स। तो इस केस में अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द फिजियोथेरेपी,
तो हम जो सबसे पहले जो इनकी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं वो मोटर स्किल्स को इन्हेंस करते हैं, ताकि एक कोऑर्डिनेशन उनकी बिल्ट हो। मसल्स तो हाइपर फ्लेक्स हैं, हाँ जी। लेकिन उनको एक पैटर्न में लाना, उनको मोटर स्किल्स सिखाना, उनको मोटर इनिशिएटिव स्किल्स सिखाना, उसकी तरफ हम लेकर आते हैं। फिर अब जैसे मैंने बात की मसल्स हाइपर एक्टिव हैं, तो कुछ ग्रुप ऑफ मसल्स हाइपर एक्टिव होंगे जो ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और कुछ होंगे जो कि वो उस तरह यूज़ नहीं हो रहे। जो कि यूज़ नहीं हो रहे वहाँ पर उनकी स्पैज़म है, तो उनको ट्रीट करना, उनको स्ट्रेचिंग करना, उनकी स्ट्रेंथनिंग करना, तो ये एज अ फिज़ियोथेरेपिस्ट का काम है। बाकी एडीएल्स कहते हैं एक्टिविटीज़ डेली लिविंग, उनमें इनको दुश्वारी का सामना होगा, उनको उसके साथ जो है उनकी एडीएल्स एक्टिविटीज़ जैसे बच्चों में सोशल एक्टिविटीज़ में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने के लिहाज से इन्वॉल्व करना। इसमें एक और सवाल भी कहा जाता है, ऑटिज़म की जो स्टेजेस है ना, उसमें अक्सर वालिदैन परेशान रहते हैं कि बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजा जाए या बच्चे को और नॉर्मल स्कूल में भेजा जाए। एग्जैक्टली। तो ऑटिज़म की जो है ना वो स्टेज आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, आए कि ये माइल्ड स्टेज है, मॉडरेट है या सीवियर स्टेज है। वो डेफिनेटली जो कंसल्टेंट है वो आपको उसके बारे में आगाह करेगा। माइल्ड स्टेज में ऐसा होता है कि हम बच्चे को जो है कहते हैं ये नॉर्मल स्कूलिंग में जा सकता है। ओके। उसको जितना वो ग्रुप में रहेगा उतना वो, ये बच्चे ना ग्रुप इंटरेक्शन से सीखते हैं। जैसे साथ वाला बच्चा जो काम कर रहा है ना, ये वही काम करेंगे, ठीक है। अब मॉडरेट स्टेज की तरफ जाए तो हम उस पर देखते हैं ट्रायल बेसिस पे कि बच्चे को पहले नॉर्मल स्कूल में भिजवाते हैं, वहाँ पे अगर वो परफॉर्म कर पा रहा है, उसको कोई मुश्किल नहीं हो रही, लेकिन डेफिनेटली वो फाइट तो कर रहा होगा अपनी उससे ना, तो वो अगर तो वो कामयाब हो रहा है तो डेफिनेटली हम उसको उसी में मूव करते हैं। लेकिन जो सीवियर स्टेज है ना ऑटिज़म की, उसमें हम जो है बच्चे को ऑटिस्टिक स्कूल, स्पेशल स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे भिजवाया जाता है, जिनमें उनकी प्रॉपर फुल डे ट्रेनिंग्स होती हैं। उनको डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनको ट्रेन करते हैं, एक्टिविटीज़ डेली लिविंग में किस तरह उन्होंने उसको सर्वाइव करना है, देखा देखी खेलते हैं, देखते हैं। कुछ कार्टून्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जो कि रूम में दिखाए जाते हैं, ताकि बच्चे उनको देख के ट्रेंड हों, उनको सीखें। फिर डेफिनेटली एज द लॉन्ग की उनकी लैंग्वेज पावर उस तरह नहीं होती, बोल नहीं हाँ, पाते। कि मतलब स्पीच थेरेपिस्ट जो है उनका सुना है बहुत ज़्यादा इसमें रोल। थेरेपिस्ट का यही अमल दखल है कि वो उनको जो है ना प्रॉपर जो वर्ड्स जो हैं वो बुलाया जाए। अब वो उस तरह तो नहीं बोल सकते, लेकिन डेफिनेटली वो उनको टाइम लगेगा, वो परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहूँ कि ऑटिस्टिक बच्चे हमने देखे ऐसे ऐसे माशाल्लाह इतने क्लेवर होते हैं। अब हम एक और बात, इसको हम बीमारी नहीं कहेंगे, दे आर नॉट विद द डिजीज़, दे आर बिल्ड डिफरेंट। ये बच्चे कैटेगरी डिफरेंट है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे स्पेशल हैं। स्पेशल की कैटेगरी जो आती है वो दूसरी है कैटेगरी आती है, उसमें सीपी चाइल्ड या उसमें दीगर जो बीमारियाँ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें कह सकते हैं ये बच्चे जो हैं ये दे आर बिल्ड डिफरेंट। दैट मीन हम ये कह सकते हैं दे आर बिट स्लो लर्नर्स, या दे टेक टाइम टू जो एडजस्ट होने में, जैसे हमारी सोशल एक्टिविटीज़ आई या मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे बच्चे भी देखें दे आर वेरी मच क्रिएटिव, वो पेंटिंग्स, ड्राइंग, स्केचिंग इतनी ज़बरदस्त करते हैं कि ऑर्डिनरी बच्चा उस स्टेज का नहीं कर सकता। दे आर मच मोर क्लेवर देन जो आपके नॉर्मल बच्चे जो हैं फ्रॉम द सेम एज ग्रुप। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा टॉपिक है बच्चों का जिसके बारे में पेरेंट्स जो हैं वो बड़े कंसर्न होते हैं एंड दे रियली वांट टू नो कि हम किस तरह। अच्छा, अब जैसे आखिरी सवाल है, हम उसकी तरफ जाते हैं। जो ऑटिज़म के पेशेंट्स के पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के खास तौर, दे आर रियली वरी कि क्या ये बीमारी, प्रॉब्लम जैसे डिसऑर्डर है बिल्कुल क्योरेबल है या नहीं, या कितने अरसे तक ये मुकम्मल ठीक हो सकती है या नहीं, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा। जी देखें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इसमें जो मल्टीपल स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। आया कि जब तक स्टेज आइडेंटिफाई नहीं ना होगी तब तक इसकी प्रोसीडिंग्स, इसकी जो प्रोग्नोसिस है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। माइल्ड स्टेजेस में यूजुअली ये है कि बच्चे जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ में जो है ना वो डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में वो उसको कंटिन्यू रख पाते हैं। जो मॉडरेट और सीवियर स्टेजेस हैं उसमें जो है टाइम टेकिंग होता है और कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन की डेवलपमेंट उस तरह नहीं हुई होती, तो उसके बारे में कुछ बाद में कुछ स्कैन्स होते हैं और कुछ बाद में इन्वेस्टिगेशंस होती हैं फर्दर, जिसकी बुनियाद पे जो है ना डॉक्टर्स ही सजेस्ट करते हैं कि इसके जो है ना क्या स्टेजेस हैं और कितने अरसे तक ये क्योरेबल है। बाकी मैंने देखा आजकल जो कुछ पेरेंट्स हैं वो ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में इतने कंसर्न है कि वो इंटरनेशनल डॉक्टर्स के साथ अब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑनलाइन अटैच्ड हैं, और वो बड़ा अच्छा लगता है कि वो उस चीज़ में यानी इतने कंसर्न हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द ठीक हो और वो जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजार सके। तो उसमें भी जैसे मैंने बात की स्टेजेस हैं डिफरेंट,
उसकी स्टेजेस पे बाद में आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद में ही प्रोग्नोसिस के बारे में कुछ कहा जा सकता है। दैट मीन अर्ली जो है वो डायग्नोसिस एंड जो है वो प्रोग्रेसिवली मॉनिटरिंग होता है। अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑटिज्म। जितना जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा उतनी ही जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं, उतनी ही हम उसको बच्चे को वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें वो अच्छी तरह से अपने स्किल्स और अपनी जो काबिलियत है उसको शो करे। जितना ये लेट डायग्नोसिस होगा उतना ये सवेर आता है ऑटिज़म, तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर आकिब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने हमें बताया कि ऑटिज़म की अच्छी बात यह है कि ये क्योरेबल भी है, बट इट डिपेंड्स कि आप जितनी जल्दी उसकी माइल्ड स्टेज पे जो है वो अगर डायग्नोसिस कर लेते हैं और प्रॉपर मेंटेनेंस आप जो है वो कंप्लीट एक मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है, आप फिजियोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करें, पेडिट्रिशियन को जो है वो इन्वॉल्व करें, स्पीच थेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करें, इस तरह कंप्लीट ट्रीटमेंट हो तो बच्चा बाआसानी जल्दी जो है वो ठीक हो सकता है। तो अगर आपका बच्चा भी ऑटिज़म का पेशेंट है या कोई भी इस तरह का इनिशियल सिम्टम आपको लगता है कि उसके अंदर है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी डॉक्टर को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर के फोरम पे मौजूद कंसल्टेशन भी हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।